माशी महाज पे ख़बरें ये सामने आई हैं पिछले चंद दिनों में कि हमारी जो माशी तंगी है उसमें कमी के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम दो तीन चीज़ा फिगर्स ले लें तो नवंबर में सालाना महंगाई की शरह जो है वो 4.9% रही। आपको याद होगा पिछले साल जब हम ये फिगर्स देते थे इन्फ्लेशन के तो हम बात करते थे 38% महंगाई की, और ये एक तारीख़ी महंगाई थी जिसमें कौम की चीखें निकल गईं। इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें यानी कि शरह सूद को, तो एक वक्त था जब ये 22% को छू रहा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 15% तक आई है। और तवक्को है कि 16 दिसंबर को स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी का जो इजलास होगा उसमें और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम होंगे। इसी तरह से एक और पैमाना है स्टॉक मार्केट का कि उसने नई बुलंदियों को छुआ है, लेकिन उस पर डिबेट होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये तो मसनूई है, इसमें चंद प्लेयर्स हैं वो मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। चलें इसको मान लेते हैं, स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसको छोड़ देते हैं, वहाँ पे सट्टा चलता है। तो फिर भी ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो दरामदात हैं और तरसीलात हैं यानी कि बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें कुछ नुमाया इजाफा देखने में आया है इस माली साल के आगाज़ पर। तो ये तो थी अच्छी खबरें, लेकिन इन अच्छी खबरों का हमारे आम लोगों पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? हमें आपको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों नहीं महसूस हो रहा कि ये जो फिगर्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के, ये हमारी रियलिटी को क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करते? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमें उम्मीद बांधनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ दो सीजन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, खुर्रम हुसैन कॉलमिस्ट हैं, डॉन में लिखते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, और साथ ही अमार हबीब जो कि इकोनॉमी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आते रहते हैं। तो सबसे पहले अमार मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो अशारिये गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि दिखा रही है, बता रही है कि हमारी माशी टीम परफॉर्म कर रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आम आदमी क्यों नहीं इसको मानता? हमारे शो पे भी लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि ये आप क्या बातें करते रहते हैं, बाहर तो वैसी महंगाई चल रही है। देखिए, इसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसमिशन होने में कि आज जो बेहतर नंबर आए इसका मतलब ये है कि चीज़ें और ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। अगर अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने जो है चीज़ों की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़े ना और आपकी तनख्वाहें थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है। तो जो भी चीज़ होती है जब कीमत बढ़ती है तो उसका फ़ौरन इम्पैक्ट लगता है, जब कीमत नहीं बढ़ती तो उसका इम्पैक्ट आपको महसूस होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है इसी तरह चलता है। अच्छा, जिस रेट पे इन्फ्लेशन नीचे आया है, क्या ये हैरान कौन है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो अपनी प्रोजेक्शंस थी शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगा, और जब ये ड्रॉप होता है तो ये कोई इस तरह से मईशत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ होने जा रही है क्या? देखिए, हैरान कुन तो बिल्कुल है कि इतनी तेजी से ड्रॉप हो गई, मगर क्योंकि पिछले साल इसी वक्त बहुत ज्यादा महंगाई थी तो ये हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से इसको, पिछले साल के मुकाबले में जो है बहुत मामूली से जो है वो इजाफा हुआ है। इसके 2-3 वजूहत हैं। एक वजह यह है कि हुकूमत ने जो है इस दफा जो है अपने अखराजात जो उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखा है, आमदन को थोड़ा बढ़ाया है, तो खसारा जो है वो कम हुआ। जब खसारा कम हुआ है तो हुकूमत ने जो है बोरो नहीं करा है या और ज्यादा उधार नहीं लिया है। इन सब की वजूहत से जो है थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ी काबू में आई है। अगर अभी हम यही करते हैं कि बहुत सारी चीजें फिर से इंपोर्ट करना शुरू कर दें, फिर से जो है जैसे कहते हैं डॉलर जितने भी थोड़ा बहुत हमारे पास रिजर्व्स आए उनको हम खर्च करना शुरू कर दें, इंपोर्ट करना शुरू कर दें, फिर यही होगा कि रुपए की कदर जो कम होगी। जब रुपए की कदर कम होगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिर वो महंगी हो जाएंगी। तो ये ओवर द लास्ट जैसे कहते हैं ना 12 से 18 महीने में जो ये कंट्रोल करके चल रहे हैं उसकी वजह से ये चीज आई है। आगे जाके अगर फिर से ऐसा होता है कि जी बहुत ज्यादा एक साथ स्पेंडिंग शुरू हो जाती है तो फिर से जो है अफरातज़र आपको बढ़ना शुरू नजर आ जाएगी। लेकिन यही तो डिलेमा है ना कि जब आप कहते हैं कि हमने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, अब हमारी जीडीपी ग्रोथ ज्यादातर कंजम्पशन से होती है और कंज्यूम हम वो चीजें करते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो इंपोर्ट करते हैं जाहिर है उनके लिए हमें डॉलर खर्चने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा विशेष साइकिल नहीं है फिर हमारा? ये साइकिल ही 98% जो है लास्ट ईयर का जो नंबर है 98% ऑफ योर जीडीपी वो कंजम्पशन है, और वो उसमें काफी हद तक कंजम्पशन जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है। तो अगर आप जीडीपी कंजम्पशन के थ्रू बढ़ाएंगे तो आपको और ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे। एक मोटा मोटा हिसाब है कि अगर आप 3% से ऊपर ज्यादा की ग्रोथ लेते हैं या 3.5-4% की ग्रो करते हैं, 4% प्लस की अगर आप ग्रोथ करेंगे तकरीबन आपको 12 से 13 अरब डॉलर एक्स्ट्रा चाहिए होंगे उस कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है जो कंजम्पशन बेस्ड है उसको हम कंजम्पशन
से इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है हमें मूव करना है। तो जितनी जल्दी दिहाइयों से हमारी ये बात चल रही है। हाँ। अच्छा खुर्रम साहब, मैं इस तरह से ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह हमारे यहाँ तो जैसे गवर्नमेंट को अगर थोड़ी भी कहीं से अच्छी खबर आ जाए तो उसको बहुत प्ले अप करते हैं, एग्जैजरेट भी करते हैं, क्योंकि वो तलाश में है कि कहीं से कोई अच्छी खबर आए। लेकिन हम आगे जो अगर थोड़ा सा देख रहे हैं, अभी हम दिसंबर में हैं, अगले साल ट्रंप साहब आ जाएंगे, हम सुन रहे हैं कि ट्रेड वॉर शुरू होने वाली हैं चीन के साथ, दीगर मुल्कों के साथ। बड़े लोगों को खदशा है कि शायद अगले साल ग्लोबल रिसेप्शन की तरफ हम चले जाएं, उसका हम पे भी इम्पैक्ट आएगा। हम अगर थोड़ा सा आगे की तरफ देखें कि 3-4 महीने में ये गवर्नमेंट अभी भी बहुत वल्नरेबल है ना, एक्सटर्नल शॉक्स अगर इसको लगते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो गेन हुआ है ये फिर लूज हो सकता है। डेफिनेटली आई थिंक शॉक भी क्या, अगर जिस रास्ते पे भी चल रहे हैं जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का रास्ता है, अगर उस रास्ते से भी थोड़ा सा उतर गए तो दोबारा से वापस हम लोग उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो आपको भी याद होगी जब गर्मियां 2022 में मैं आपके प्रोग्राम पे आता था और आप लोग मुझसे पूछते थे कि क्या डिफॉल्ट होने वाला है या नहीं। आपको वो दिन अच्छी तरह याद है यकीनन। तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे थे और वो दिन वापस आ सकते हैं महीनों के अंदर अंदर, अगर एक बहुत केयरफुल रास्ता जिसके ऊपर अभी चल रहे हैं उससे अगर हट गए थोड़ा सा भी। अच्छा खुर्रम, अब फर्ज करें कि एक्सटर्नल शॉक्स नहीं आती, ठीक है, फर्ज करें कि इसी तरह महंगाई के जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो काबू में रहती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, जाहिर है हुकूमत कहेगी कि देखें ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बनता है उनका हक है ये कहना। क्या एक और जो सोच है वो ये है, और अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि इससे फिर पीटीआई की मकबूलियत को खतरा पड़ेगा कि जी हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल मईशत सही चल रही है, और जैसे अमार कह रहे हैं अगर लोगों तक ट्रिकल डाउन हो जाती है। क्या ये सोच दुरुस्त है? क्या आपका ख्याल है कि वाकई अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, क्या इसका पॉलिटिकल फायदा होगा इस हुकूमत को? नहीं, पॉलिटिकल फायदा मैं नहीं होते हुए देख रहा जरा। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो मईशत में अभी हो रहा है ना, जिन चीजों की आप डिस्क्रिप्शन अभी दे रहे हैं, हो रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन गिर रही है, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो हैं वो काबू में आ रहे हैं, इस चीज को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ से एक अलग चीज होती है, इट्स नॉट द सेम थिंग। यू कैन हैव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल हम लोग वो चीज नहीं हासिल कर सके। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि मईशत तो स्टेबलाइज कर रही है लेकिन ग्रो नहीं कर रही, और अगर ग्रो करना इसने शुरू किया तो दोबारा से ये वाले जो डेफिसिट्स हैं ये वापस आ जाएंगे, और इन डेफिसिट्स की वजह से दोबारा से वापस महंगाई पैदा होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम लोग वापस उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां से भी हम लोग अभी निकले हैं। अब प्रॉब्लम वहां पे ये पैदा होती है कि विदाउट ग्रोथ, अगर आप प्रोजेक्शंस देखें ग्रोथ की अगले कोई 3-4 सालों के लिए, तो मुश्किल से कोई 3-4-5% ग्रोथ जो है वो ये इकोनॉमी रजिस्टर कर सकेगी। प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद भी मेरे ख्याल में कोई 5% तक का ग्रोथ टारगेट होएगा मैक्सिमम। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर साल 20 लाख तकरीबन मजीद नौजवान एंटर करते हैं पाकिस्तान की वर्कफोर्स को। इस मईशत ने हर साल 20 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करनी है, in addition to providing jobs to everybody else जो अभी ऑलरेडी वर्कफोर्स में है उनको प्रोवाइड करने के बाद 20 लाख जॉब्स एनुअली हर साल इसने न्यू क्रिएट करनी है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर नहीं हो सकता काम। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जो नौजवान होंगे, तो एज अ रिजल्ट एवरी ईयर pressure will increase, unemployment will increase, people's consumption will decrease and will suffer. तो अभी सिचुएशन यहाँ पे फंसी हुई है कि स्टेबलाइज तो कर रहे हैं इकोनॉमी का, तो इसमें फायदा हो रहा है, लेकिन सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है सब कुछ की वजह से। अच्छा मैं ये जानना, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं वो एक है। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है कि खबर आज मैं पढ़ रहा था कि जो वज़ीर ख़जाना है हमारे औरंगज़ेब साहब, वो IMF के साथ जो कंडीशन तय हुई हैं वो कुछ कसमसार हैं, वो तंग हैं थोड़े से, इस तरह उनकी बातों से लग रहा है। और ये भी खबर है कि अगली किस्त देने से पहले IMF शायद मज़ीद जकड़ेगा, इसलिए कि ये जो है वो हिलजुल कर रहे हैं और IMF डंडा लेके खड़ा हुआ है। तो ये दुरुस्त है तासुर? किससे सवाल पूछ रहे हैं? अमार आप बता दें।
नहीं देखें, ये तो चीजें चलती ही रहती हैं कि जाना है, फिर IMF डंडा लेके खड़ा होगा, फिर वो चीज सही हो जाएगी। ये पार्ट एंड पार्सल है। जो टारगेट देते हैं उसको थोड़ा हम कभी ओवरशूट कर देते हैं, कभी उसके नीचे होते हैं, मगर जो आज से 6 महीने पहले या साल पहले या 18 महीने पहले हालात थे उससे काफी बेहतर है। तो ये मतलब ये समझ सकते हैं कि जो पोजीशन है उतनी बुरी नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन जब ये हमें नजर आ रही है, और आप जैसे हमने शुरू में बोला है काफी चीजें जो इंडिकेटर है वो हुकूमत के लिए खुद हैरान कौन है। तो ओवरऑल जो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। बदकिस्मती से हम शायद उन सहाफियों में से नहीं हैं जिनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी पोजीशंस हो स्टॉक मार्केट में। मैंने तो कभी नहीं किया। आपने कभी नहीं किया? मैंने किया समझ ही नहीं आता। नहीं, मैंने किया है, और अगर आप मुझे फॉलो करें ना तो आप कभी मार्केट में नहीं हारेंगे। सिंपल तरीका ये होता है कि जब मैं खरीदता हूँ आप बेच दिया करें, और जब मैं बेचता हूं आप नुकसान ही नहीं, घाटे का सौदा। अब मैं बता रहा हूं 100% यही होता है। क्यों? आपको पता है कि बहुत ऐसे सहाफी हैं जो मतलब जिनकी टॉप हेडलाइन ही होती है कि आज बाजार 500 पॉइंट ऊपर बढ़ गई, जब 1000 पॉइंट नीचे गिरती है तो फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर रहे होते हैं कि सर प्लीज आप मुल्क को संभालें, भाई का नुकसान हो रहा है। तो खुरम, अब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि मेरा तजुर्बा तो बहुत ही बुरा रहा है, ज्यादा नुकसान ही हुआ है, नफा कम ही हुआ है मेरा। लेकिन ये जो इस वक्त जो वैश्विक किस्म की तेजी बाजार में हम देख रहे हैं, मतलब चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, अनरियल तो नहीं है? ये क्या है? इसके पीछे क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही मुझे इस बात की। जरार, आपको पता है डॉलर टर्म्स में स्टॉक मार्केट अभी तक 2017 की लेवल से नीचे है। अच्छा। हाँ, अब देखिए हो ये रहा है कि जब इंस्टेबिलिटी का दौर आया था पाकिस्तान में, तो उसके बाद प्राइसेस को एडजस्ट करना पड़ा था इन ऑर्डर टू रिस्टोर स्टेबिलिटी। ठीक है, और सबसे पहले जो प्राइसेस एडजस्ट हुई थी वो पेट्रोल की थी, वो बिजली की थी, वो गैस की थी, और उसके साथ साथ वो डॉलर की प्राइस भी थी। तो हमने डिवैल्यूएशन देखी, हमने इन प्राइसेस को चढ़ते हुए देखा, बिजली के बिल्स चढ़े थे, पेट्रोल की प्राइसेस चढ़ी थी, ये सब कुछ हुआ था। इसको प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर जैसे स्टेबिलिटी आई तो फिर खाने पीने की जो चीजें हैं, जरूरी अशियात, उनकी भी कीमतें जो थी वो भी सेटल हुई अपनी अपनी जगह पे। अब हम देख रहे हैं कि उसी के साथ साथ, उस प्रोसेस के साथ साथ एक और प्राइस एडजस्ट कर रही है, और वो है एसेट्स की प्राइसेस। एसेट असासे जो होते हैं, प्रॉपर्टी या लैंड तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची, उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी वजह है। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं उनकी शेयर्स जो है उनकी प्राइसेस एडजस्ट कर रही हैं, सिंपली बिकॉज ये इकोनॉमी वाइड एक प्रोसेस था जो पिछले जुलाई 2023 से शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से फैलता हुआ नाउ इट इज रीचिंग द एसेट मार्केट्स। अभी तो नहीं, ये रैली काफी देर से चल रही है, बट इन डॉलर टर्म्स अगर आप देखें तो जितनी वैल्यू स्टॉक मार्केट ने लूज की थी, इन एसेट्स ने लूज की थी ना इनस्टेबिलिटी के दौर में, वो भी रिकवर तो नहीं की। तो डॉलर टर्म्स में एज ए रिजल्ट अभी तक कोई 2 या 3 गुना मजीद और इसको आगे जाना होगा। यहां से जब ये 200,000 लेवल को क्रॉस करेगी और एक्सचेंज रेट यहीं पे होगा, तब आप कह सकते हैं किसी किस्म की रैली आ रही है। लेकिन अप अंटिल दैट टाइम आई थिंक लॉस्ट ग्राउंड ही रिगेन किया जा रहा है। अमार, इस वक्त माल उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? मतलब बंदा PSX खरीदे या प्लॉट खरीदे? मैं अपने क्यों लोगों को, पीपल वांट टू नो जी। जी सॉरी बोले। ये मैं कह रहा हूं नफा अपना नुकसान अपना, ठीक है। मगर इसमें अगर आप देखें प्लॉट के मुकाबले में, तो मैं तो कभी भी एडवाइस नहीं करता किसी को कि प्लॉट लें। इक्विटी मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, आप 5 साल 10 साल तक कर सकते हैं और आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान किसी न किसी दिन तरक्की करेगा, तो बिल्कुल ले लें। अच्छा मेरा एक मैं तो 5 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हमारा इन्हिसार अभी भी ज़ाहिर है कि सऊदी अरब, चीन जैसे मुल्कों पर है कि डेट रीशेड्यूलिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अभी भी हमारे यहाँ ब्रेकिंग खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर एक मरतबा फिर सऊदी अरब में है, वहाँ पे मईशत के लिए बात कर रहे हैं, हमारे लिए बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि हमें क्या इशारे मिल रहे हैं, ये जो जिन पे हमारा इन्हिसार है दोस्तों पे। चीन के हवाले से हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कुछ है, उनके कंसर्न्स वो ओपनली वॉइस भी कर रहे हैं। सऊदी अरब से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि ये कश्ती चलती रहे, ये डूबे नहीं? सब किससे? जी खुर्रम, आप बताइए। यार आप देखें कि सऊदी अरब के बारे में हम लोग कब से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई 2 साल हो गए हैं सुनते हुए कि 22 अरब डॉलर वहां। अल्फाज ये थे कि 25 अरब डॉलर वहां बेस पे पड़े हैं, बस हमने जाके लेना है उनको।
ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा, मेरे ख्याल में पिछले साल मई था, मुझे एग्जैक्ट शायद डेट भूल गई हूँ, लेकिन कहा गया था यूएई की तरफ से कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम लाने के लिए तैयार है पाकिस्तान में। इंतजार कर रहे हैं बस ये पैसे आपके मुल्क में आने का। अभी तक तो कुछ नहीं आया ना। अब फिर हमें बताया गया था कि SIFC का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसके थ्रू आएंगे। क्या आया उसके थ्रू? उसको भी कितने, कोई 2 साल हो गए हैं फ्रेमवर्क को बनाए हुए। द प्रॉब्लम इज कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं आती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब या आर्मी चीफ साहब नहीं भाग के ला सकते उसको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपके माशी हालात और आपके सियासी हालात एक स्टेबिलिटी उनमें हो और एक लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो कि सरमायाकार खुद कंफर्टेबल फील कर सके कि यार ये इस मुल्क में आके मैं अगर सरमायाकारी करूं तो मेरा अपना फायदा होगा उसमें से। जब तक ये फीलिंग आप नहीं क्रिएट कर सकते तो फॉरगेट इट। जितना मतलब अगर मैं इसको सम अप करूं, सही खुद आपकी बात काट रहा हूं, वक्त कम हो रहा है, कि आपको कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट आए। ये नहीं कि भाई नहीं है यार कोई इन्वेस्ट कर दे यार, जो हमारा यूजुअल तरीका होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।